Hello friends, welcome back in my new video and myself as K. Agrawal, and now in this video we will talk about next topic and new topic ATP synthase। ATP synthase के बारे में अपन ने पहले थोड़ा सा डिस्कस किया भी था, जो ETS जो पाथवे है उस लेक्चर के अंदर। और ETS को ही अपन ETS के जो फिफ्थ कॉम्प्लेक्स है उसी को अपन क्या कहते हैं, ATP सिंथेज कहते हैं। ATP सिंथेज को अपन देखें तो उसे F1 पार्टिकल भी कहते हैं या उसे कॉम्प्लेक्स फिफ्थ के नाम से भी जानते हैं। अपना वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक गुजारिश या एक रिक्वेस्ट है कि जो भी स्टूडेंट चैनल पे फर्स्ट टाइम आते हैं वो चैनल के ऊपर रेस्पॉन्स ज़रूर दें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि जो भी स्टूडेंट्स प्रिपरेशन कर रहे हैं CSIR नेट की या कॉलेज लेक्चर की, उनके लिए काफ़ी अच्छे हद तक ये वीडियो अच्छे हो सकते हैं अगर वो प्रिपरेशन करते हैं या अच्छे से पढ़ते हैं। क्योंकि जहाँ तक मेरी अपनी खुद की वो है कि जितना हो सकता है उतना मैं फुली डिटेल के अंदर आपको ये वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। आपने वीडियो मेरे लास्ट वीडियो देखे भी होंगे कि जिन भी वीडियो मैंने बनाए हैं उनके सभी की केमिकल स्ट्रक्चर हैं, सभी एंजाइम की एलोस्टिक प्रॉपर्टीज़ हैं, उनके एक्टिवेटर इनहिबिटर्स हैं, सभी के टॉपिक को मैं फुली डिटेल के अंदर कोशिश कर रहा हूँ। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों का जैसा रेस्पॉन्स आएगा उसी के अकॉर्डिंग मैं और ज़्यादा अच्छे से वीडियो बना सकता हूँ। तो सभी से उम्मीद करता हूँ कि आप सभी स्टूडेंट्स वीडियो को देखकर लाइक ज़रूर कर देंगे और उसी के साथ साथ अपने फ्रेंड्स को शेयर करेंगे। तो अभी अपनी स्टार्ट करते हैं आज का अपना लेक्चर ATP सिंथेज। ATP सिंथेज जो है वो इसका सीधा सा है सिंथेसिस ऑफ ATP। ATP के सिंथेसिस करने वाले जो एंजाइम है या जो प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है उसे क्या कहते हैं, ATP सिंथेज कहते हैं। ATP सिंथेज जो है वो किस पाथवे में पाया जाता है, तो अपन कह सकते हैं जहाँ पर फॉस्फोराइलेशन की प्रोसेस होगी वहाँ पर पाया जाएगा। फॉस्फोराइलेशन की प्रोसेस जहाँ जहाँ होगी या जहाँ जहाँ पे ATP का सिंथेसिस होगा वहाँ पर क्या होगा, ATP सिंथेज होगा। ATP सिंथेज को ही किस नाम से जाना जाता है, F0F1 पार्टिकल के नाम से भी जाना जाता है। तो फॉस्फोराइलेशन की प्रोसेस है, अपन देखें जैसे जनरल अपन जहाँ भी पढ़ते हैं तो सबसे पहले अपना देखें माइटोकॉन्ड्रिया की जो इनर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन है, उसमें देखने को मिलता है फिफ्थ कॉम्प्लेक्स के रूप में ETS में। इसके अलावा सेकेंड अपन देखें क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो थाइलेकोइड मेम्ब्रेन है, जिसमें क्या होता है, फोटोफॉस्फोराइलेशन होता है, फोटोफॉस्फोराइलेशन, उसमें भी स्ट्रक्चर देखने को मिलती है F0F1 पार्टिकल। इसी प्रकार से आगे अपन देखें साइनोबैक्टीरिया, या फिर अपन जनरल कहें जितने भी जो बैक्टीरिया हैं उनकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उनके अंदर ATP का प्रोडक्शन किया जाता है। और ATP का प्रोडक्शन करने के लिए सबसे पहले एंजाइम कौन सा होता है, ATP सिंथेज होता है। जो अलग अलग जो ऑर्गेनिज्म है, जैसे अपन कहें नॉर्मल एनिमल्स हैं, उन सभी के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर देखने को मिलता है। प्लांट्स जो भी है, एल्गी से लेकर हायर प्लांट्स तक, सभी के अंदर क्लोरोप्लास्ट के अंदर थाइलेकोइड मेम्ब्रेन पाई जाती है और थाइलेकोइड मेम्ब्रेन के अंदर फोटोफॉस्फोराइलेशन होता है। उसके अंदर F0F1 पार्टिकल या ATP सिंथेज प्रेजेंट होता है जो ATP का सिंथेसिस करता है। साइनोबैक्टीरिया में भी सेम, जो क्लोरोप्लास्ट है या उनकी जो लेमिली है या थाइलेकोइड्स हैं उनके अंदर प्रेजेंट होता है। सेम बैक्टीरिया है, जो बैक्टीरिया के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है उनके वो फोल्ड स्ट्रक्चर जो होती है मिजोसोम्स अपन जिसे कहते हैं, तो या फिर आप डायरेक्ट कहें प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर एटीपी सिंथेज या एटीपी सिंथेज एंजाइम प्रेजेंट होता है।
इसके बारे में आगे अपन देखें कि इसे ये दो प्रकार के सब यूनिट से मिलकर बना हुआ एक एंजाइम होता है। दो प्रकार की सब यूनिट से बना हुआ होता है। इट हैव टू सब यूनिट। दो सब यूनिट कौन सी है? एक तो है F0 पार्टिकल, F0 पार्टिकल, दूसरी F1 पार्टिकल। ये जो F0 पार्टिकल है वो जब भी अपन देखते हैं तो मेम्ब्रेन के अंदर क्या हुआ होता है? धंसा हुआ रहता है या एम्बेडेड रहता है मेम्ब्रेन में। तो ये हमेशा स्पेनिंग इनटू लिपिड मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन के अंदर क्या रहता है? ये धंसा हुआ रहता है या एम्बेडेड रहता है। इसलिए इसका नेचर देखा जाए तो किस प्रकार का नेचर है? हाइड्रोफोबिक प्रकार का नेचर है। हाइड्रोफोबिक नेचर के प्रोटीन हैं, इसलिए ये मेम्ब्रेन के अंदर क्या रहते हैं? धंसे हुए रहते हैं। इसके अलावा F0 जो पार्टिकल है इनको अपन देखें, जो बना हुआ होता है इनकी जो सब यूनिट है ये मल्टी सब यूनिट से बना हुआ है। मल्टी सब यूनिट से बना हुआ है, जिसमें से एक तो A सब यूनिट, इसके अलावा दो B सब यूनिट, B डैश, इसके अलावा C सब यूनिट प्रेजेंट होती है। जो C की जो सब यूनिट है वैसे देखा जाए तो अपन कह सकते हैं 10 से 14 सब यूनिट तक प्रेजेंट होती है। कई जगह के ऊपर इसमें 10 से 12 के ऊपर भी लिखी हुई रहती है। तो इसमें अप्रोक्स जो है वो 12 सब यूनिट होती है। सी की कितनी यूनिट होती है? 12 होती है, इसलिए अपन इसका एवरेज बनाकर लिख देते हैं 10 से 14 तक। तो यहाँ पर जो कॉम्प्लेक्स है ये किसका बना होता है? इस प्रकार की सब यूनिट का बना होता है। ए बी की दो सब यूनिट होती है, इसलिए अपन लिख रहे हैं यहाँ पर बी डैश, या इसे डायरेक्ट B2 भी लिख सकते हो क्योंकि बी की दो सब यूनिट है। सी की जो है वो कितनी सब यूनिट है? 12 सब यूनिट अप्रॉक्स होती है, तो इसलिए 10 से लेकर ये 14 तक सब यूनिट होती है। इसके अलावा ये देखें F1 जो पार्टिकल है ये हमेशा एक्सपोज रहता है, ऑलवेज एक्सपोज आउटर साइड ऑफ मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन से हमेशा आउटसाइड में निकली हुई स्ट्रक्चर होती है। ये नेचर वाइज कैसे होते हैं या इसमें किस में प्रेजेंट होती है ये? तो ये मैट्रिक्स में, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में प्रेजेंट होती है और क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा के अंदर प्रेजेंट होती है, एक्सपोज होती है। इसके अलावा अपन देखिए इसका नेचर कैसा है। हाइड्रोफिली प्रकार का नेचर है। यहाँ पर कैसा है? हाइड्रोफोबिक है, तो ये मेम्ब्रेन के अंदर धंसा हुआ रहता है, जबकि ये बाहर की तरफ लिक्विड के अंदर प्रेजेंट होता है, तो इसलिए इसे अपन कहते हैं ये हाइड्रोफिली नेचर के होते हैं। इसके अलावा इनकी जो सब यूनिट देखें कि ये कितने सब यूनिट से बना हुआ होता है, तो इनकी भी सब यूनिट देखें कि 3 सब यूनिट अल्फ़ा की प्रेजेंट होती है, 3 सब यूनिट बीटा की प्रेजेंट होती है। इसके अलावा गामा, डेल्टा एंड एप्सिलॉन, ये इनकी सब यूनिट प्रेजेंट होती है। 3 अल्फ़ा, 3 बीटा, गामा, डेल्टा एंड एप्सिलॉन। तो ये इस प्रकार से इनकी सब यूनिट से मिलकर बना हुआ होता है एटीपी सिंथेज। एटीपी सिंथेज जो है उनका जो मेन फंक्शन जो अपन ने अभी भी बताया है वो क्या है? एटीपी सिंथेज या एटीपी सिंथेसिस। लेकिन एटीपी सिंथेसिस हमेशा डिपेंड करता है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोटॉन ग्रेडियंट। हमेशा
प्रोटॉन ग्रेडियंट के ऊपर डिपेंड करता है कि अगर इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन स्पेस या कहें या फिर अपन कहें थाइलेकोइड जो सेक है उसके अंदर अगर प्रोटॉन की कंसंट्रेशन बनती है या प्रोटॉन का ग्रेडियंट बनता है या प्रोटॉन का केमिकल ग्रेडियंट मोटिव फोर्स कहें अपन वो बनता है, तो उसके कारण से जैसे ही प्रोटॉन्स जो हैं वो F0 पार्टिकल को क्रॉस कर कर बाहर की तरफ आते हैं, तो उसी के साथ में ये क्या करता है, जो मोटर इसकी जो होती है, आगे बताएंगे अपन इसकी स्ट्रक्चर, इसकी जो मोटर होती है वो बनी होती है सी सब यूनिट से, और सी सब यूनिट क्या होती है, रोटेट होती है। सी सब यूनिट जैसे ही रोटेट होती है तो इसके साथ कौन सा रोटेट होता है, यहाँ से जो गामा सब यूनिट है ये क्या होती है, रोटेट होती है। ये रोटेट होती है तो ऊपर वाला पार्ट भी रोटेट होता है, बीटा सब यूनिट वाला भी, जिसके साथ साथ एटीपी का सिंथेसिस स्टार्ट होता है। एटीपी का सिंथेसिस स्टार्ट कहाँ से होता है, तो एटीपी का सिंथेसिस अपन देखें एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के जुड़ने से एटीपी का क्या होता है, सिंथेसिस होता है। आगे अपन इसकी स्ट्रक्चर देखें, जैसे अपने यहाँ पे डायग्राम देखें कि जो एटीपी सिंथेज है उसका डायग्राम, कि सबसे पहले जो माइटोकॉन्ड्रिया की जो इनर मेम्ब्रेन है ये लिपिड मेम्ब्रेन है। इसके अलावा इसके अंदर सबसे पहले जो पार्ट दसा हुआ है, ये जो पार्ट है ये पार्ट कहलाएगा F0 पार्टिकल, ये F0 पार्टिकल है। F0 पार्टिकल के अंदर अगर अपन देखें तो यहाँ से जो C मतलब इसके अपन पार्ट देखें तो पार्ट में इसमें मैंने बताया भी था आपको कितने हैं, A, इसके अलावा B, B डैश, B के मतलब दो पार्ट हैं B और B डैश, इसके अलावा C सब यूनिट जो है उसके कितने हैं, यहाँ पर 12 है, मतलब 10 से लेकर 14 तक है, तो अपन कह सकते हैं C कितनी है, 12 सब यूनिट से बना हुआ होता है। तो सबसे नीचे की तरफ अपन देखें तो सबसे पहले ये जो है इसमें क्या होता है, रोटेशन की कैपेसिटी प्रेजेंट होती है। तो ये क्या है, एक मोटर है या रोटेटर, ये मोटर है। ये रोटेटर या मोटर जो है वो कब रोटेट कब होती है, कि जैसे ही अपन यहाँ पे देखते हैं कि जो ए सब यूनिट है, ये ए सब यूनिट है, इसके पास में इसमें क्या होता है, प्रोटॉन का चैनल होता है। जैसे ये प्रोटॉन का चैनल है, यहाँ से क्या एंटर करता है, प्रोटॉन एंटर करता है, और ये जो प्रोटॉन है वो यहाँ से एंटर करते हुए यहाँ से क्या करते हैं, बाहर निकल जाते हैं इस प्रकार से। तो ये जो अपन कहें F0 जो पार्टिकल है, इसमें से प्रोटॉन का ट्रांसपोर्ट करने के लिए रेस्पॉन्सिबल अपन कहें तो सबसे पहले कौन सी यूनिट आती है, ए आती है, क्योंकि ए की सहायता से प्रोटॉन क्या होते हैं, पंप होते हैं। ए के पास से होते हुए और बी की सहायता से प्रोटॉन क्या होते हैं, पंप होते हैं, और प्रोटॉन जो है एक साइड से दूसरे साइड में आ जाते हैं। सपोज ये क्या है, मैट्रिक्स है, यहाँ से लेकर ये वाला पोर्शन, तो ये मैट्रिक्स के अंदर आ जाता है। जैसे ही मैट्रिक्स के अंदर आता है तो यहाँ से इसमें क्या होता है, फोर्स के कारण से यहाँ से क्या होता है, रोटेशन होता है। तो ये होता है रोटेशन। रोटेशन किसके कारण से हो रहा है, प्रोटॉन के जो मोटिव फोर्स है उसके कारण से हो रहा है। तो यहाँ पर क्या है, प्रोटॉन का मोटिव फोर्स है, प्रोटॉन मोटिव फोर्स, ये प्रोटॉन मोटिव फोर्स है जो यहाँ से इस साइड में आते हैं। इसके अलावा अपन देखें कि जो F1 पार्टिकल है, ये पार्ट कहलाएगा F1 पार्टिकल या F1 पार्ट। तो F1 जो पार्टिकल है वो बना हुआ है तीन, तो अपने से कहें अल्फ़ा 3, अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2, अल्फ़ा 3, तो इसे नाम भी दे सकते हैं अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2, अल्फ़ा 3। इसके अलावा बीटा 3, तो बीटा 3 यहाँ पर बीटा 1, बीटा 2 और बीटा 3 यहाँ पर बना हुआ है। इसके अलावा एक
डेल्टा सब यूनिट है। जो डेल्टा सब यूनिट है वो किससे कनेक्ट रहता है कि यहाँ जो हेड पोर्शन है किसका, F1 पार्टिकल का, उसका हेड पोर्शन और जो नीचे का जो पोर्शन है बी सब यूनिट को क्या करता है, जोड़े रखता है। क्योंकि बी जो है उसको क्या करती है, इसको स्टेबिलिटी बनाए रखती है। किसको, F1 पार्टिकल को। बी सब यूनिट जो है वो लॉन्ग स्ट्रेंड एक प्रोटीन होती है जो इसकी स्टेबिलिटी के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। इन दोनों को अटैच करके बनाए रखने के लिए रेस्पॉन्सिबल जो यूनिट है उसे कहते हैं अपन डेल्टा सब यूनिट। तो डेल्टा सब यूनिट क्या करती है, F1 पार्टिकल और बी सब यूनिट को क्या करती है, जोड़े रखती है या टाइटली बाइंड रखती है, जिसके कारण से उनकी स्टेबिलिटी है वो बनी रहती है। इसके अलावा अपन देखें गामा सब यूनिट। गामा सब यूनिट जो है उसमें रोटेशन की कैपेसिटी पाई जाती है। क्यों, क्योंकि जैसे जैसे सी सब यूनिट रोटेट होती है, मोटर रोटेट होती है, तो वैसे वैसे ये भी क्या होती है, अपने एक्स के ऊपर क्या होती है, रोटेट होती है, अपने एक्स पर रोटेट, ये भी अपने एक्स पर रोटेट होती है। इसी के साथ साथ इसको सहायता प्रदान करने के लिए यहाँ पर इसके साथ होती है एप्सिलॉन। इस प्रकार से ये सिग्मा सब यूनिट कहे, एप्सिलॉन कहें, ये इसके साथ में प्रेजेंट होती है। तो इस प्रकार से इसमें रोटेशन होने के कारण से चेंजेस आता है इसकी कन्फर्मेशन में। F01 के अंदर क्या होता है, चेंजेस होता है। सबसे पहले रोटेशन कहाँ से स्टार्ट होता है, तो अपन कहें जैसे ही प्रोटॉन का मोटिव फोर्स लगता है, प्रोटॉन इधर से गुजरते हैं, क्रॉस करते हैं, तो वो इसको क्या करते हैं, डिस्टर्ब करते हैं। किसको, सी को। और सी में जैसे ही रोटेशन होता है तो इसके साथ में अटैच कौन है, यहाँ पर सेम अपना जो मोटर है, फैन है, कूलर है, सेम वैसी कंडीशन है। अगर मोटर रोटेट होगी तो उसके साथ लगी पाइप भी क्या होगी, रोटेट होगी। तो इसके साथ लगी पाइप कौन सी है, गामा सब यूनिट है, ये भी रोटेट होगी। जैसे ये रोटेट होगी तो ऊपर जो हेड पोर्शन लगा हुआ है ये भी क्या होगा, रोटेट होगा। इनमें से सबसे जो एक्टिव साइट है वो कौन सी है, बी सब यूनिट, बीटा सब यूनिट। इसमें क्या होते हैं, एक्टिव साइट प्रेजेंट होते हैं। एक्टिव साइट प्रेजेंट होते हैं। इसी एक्टिव साइट के ऊपर क्या बनते हैं, एटीपी सिंथेसिस होते हैं। तो कभी पूछा जाए कि एटीपी का सिंथेसिस किस सब यूनिट पे होता है, तो अपन कह सकते हैं F1 पार्टिकल का जो बीटा सब यूनिट है उसके ऊपर एक्टिव साइट प्रेजेंट होती है और उसी पे क्या होता है, एटीपी का सिंथेसिस होता है। एटीपी का सिंथेसिस के लिए 3 साइट प्रेजेंट होती है जो आगे अपन डिस्कस करेंगे। ओ साइट, ओपन साइट, लूज साइट और टाइट साइट। इसके बाद में वापस से ओपन साइट आ जाएगी। इस प्रकार से रोटेशन का जो पाथवे है वो कौन सा होगा, ओपन साइट, लूज साइट, टाइट साइट और ओपन साइट। इस प्रकार से ये जो सभी साइट्स है वो किस में है, बीटा सब यूनिट के अंदर ये साइट्स प्रेजेंट होती है। और इन्हीं रोटेशन होने के कारण से क्या होता है, एटीपी का सिंथेसिस होता है। एटीपी का जो सिंथेसिस होता है वो तो कहाँ पे होता है, टी साइट पे होता है। और एटीपी रिलीज होती है वो कहाँ पे होती है, ओ साइट से क्या होती है, रिलीज होती है। एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ये दोनों कहाँ पे आते हैं, सबसे पहले लूज साइट के ऊपर ये क्या होते हैं, आके बाइंड होते हैं। यहाँ इनके टाइट होते हैं, टाइट होते हैं यहाँ एटीपी का बन जाता है और एटीपी ओ के ऊपर आते क्या हो जाता है, यहाँ से निकल जाता है। तो ये इनका रोटेशन है और ये इस प्रकार से इसकी स्ट्रक्चर है। इसमें शायद समझ में आया होगा आप लोगों को, और फिर भी किसी प्रकार के डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वैसे मैंने पूरी कोशिश की है इसको समझाने की, तो इसमें सिंपल सा है, कोई ज़्यादा इतना वो मैटर है नहीं। आगे अपन देखते हैं। जैसे अभी अपन एक एक्सपेरिमेंट देखते हैं कि अगर इनको पार्ट को अलग अलग किया जाए, F1 और F0 पार्टिकल को अगर अलग अलग किया जाए तो क्या दोनों अपना फंक्शन कर सकते हैं, कभी अपना फंक्शन नहीं कर पाएंगे। कि F जो 0 पार्टिकल है वो हमेशा डिपेंड करता है F1 के ऊपर, F1 जो पार्टिकल है वो हमेशा डिपेंड करता है F0 पार्टिकल के ऊपर। तो अपन कह सकते हैं कि जैसे कोई ये एक मैट्रिक्स का या फिर माइटोकॉन्ड्रिया का एक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर F0 F1 पार्टिकल प्रेजेंट है। आपने क्या किया, छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स बना लिए और फ्रेगमेंट बनाकर इनकी स्ट्रक्चर को क्या कर दिया, आपने रोटेट कर दिया, मतलब उल्टा कर दिया जस्ट। तो इन्वर्ट करने के कारण से जो ये स्ट्रक्चर है ये कहाँ गई, बाहर की तरफ एक्सपोज होती है। तो आपने छोटी छोटी वेसिकल्स ऐसे तोड़कर बना ली और इनको एक्सपोज कर दिया बाहर की साइड में। अभी तक ये क्या कर सकते हैं, एटीपी का सिंथेसिस
कर सकते हैं, ये एटीपी का सिंथेसिस कर सकते हैं। क्यों एटीपी का सिंथेसिस कर सकते हैं? यहाँ से प्रोटॉन जो है वो अंदर जाता है, ये प्रोटॉन की कंसंट्रेशन, ये प्रोटॉन यहाँ से बाहर आता है और ये क्या बना सकता है? एटीपी बना सकता है। क्योंकि इनको क्या चाहिए? प्रोटॉन का एक मोटिव फोर्स या ग्रेडियंट चाहिए जो यहाँ पर बन सकता है वेसिकल के अंदर। आपने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसके दौरान आपने क्या किया कि किसी एंजाइम का ट्रीटमेंट देकर आपने F1 पार्टिकल को क्या कर दिया? तोड़ के अलग कर दिया। आपने F1 पार्टिकल को सेपरेट किया किससे? F0 से। अब ये जो वेसिकल बची है इनके ऊपर केवल F0 पार्टिकल प्रेजेंट है। आपने इसके अंदर से प्रोटॉन मोटिव फोर्स या प्रोटॉन को गुजारा, तो प्रोटॉन जैसे इसके अंदर से F0 पार्टिकल से निकल तो जाएंगे, प्रोटॉन निकलेंगे, इसका मतलब क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट जो चेन है वो तो कंटिन्यू चलती रहेगी और प्रोटॉन भी निकलते रहेंगे, लेकिन एटीपी का सिंथेसिस नहीं होगा। क्योंकि एटीपी का सिंथेसिस करने के लिए ज़रूरी है F0 या F1 पार्टिकल। तो F1 पार्टिकल यहाँ पर है नहीं, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन तो चलती रहेगी लेकिन एटीपी का सिंथेसिस नहीं होगा। जैसे अपन इस पार्ट को देखें, ये पार्ट केवल क्या है? F1 पार्टिकल है। F1 पार्टिकल में अगर इनको देखा जाए तो ये किसके रूप में काम करते हैं? ये केवल एक एटीपेज के रूप में काम करते हैं जो एटीपी का हाइड्रोलाइसिस कर सके। एटीपी हाइड्रोलाइसिस, ये एटीपी को तोड़ने का काम करता है। जबकि अगर ये इसके साथ होता तो ये एटीपी का सिंथेसिस करने का काम करता, मतलब एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को जोड़कर एटीपी का सिंथेसिस करने का फंक्शन करता है। लेकिन जैसे ही इसको सेपरेट करते हैं अपन, तो ये क्या होता है? अपने फंक्शन के प्रति जस्ट ऑपोजिट हो जाता है और इसमें एक एक्टिविटी आती है एटीपी हाइड्रोलाइसिस की, और एटीपी को क्या करना स्टार्ट कर देता है? तोड़ना स्टार्ट कर देता है, और एटीपी जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, इसके अंदर टूटना स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन एटीपी का सिंथेसिस नहीं होगा। इसका मतलब, कहने का मतलब सिर्फ अपना सा यही है कि जैसे ही अपन इन दोनों पार्ट को F0 और F1 पार्ट को अलग अलग करते हैं तो एटीपी का सिंथेसिस पॉसिबल नहीं है। कि अगर अपन देखें कि F1 पार्टिकल है वो ही एटीपी के सिंथेसिस के लिए रेस्पॉन्सिबल है, तो वो अकेला एटीपी का सिंथेसिस नहीं कर पाता है, जबकि वो तो एटीपी को क्या करना? तोड़ना स्टार्ट कर देता है। और ना ही अकेला F0 पार्टिकल एटीपी का सिंथेसिस कर सकता है। इसका मतलब ओवरऑल अपन कहें कि जब दोनों पार्ट F0 और F1 पार्टिकल दोनों साथ होते हैं तो ही क्या कर सकते हैं? एटीपी का सिंथेसिस कर सकते हैं, जबकि अलग अलग रहकर ये एटीपी का सिंथेसिस नहीं कर पाते हैं। ये इसका छोटा सा एक्सपेरिमेंट था। नेक्स्ट अपन देखें कि जो एटीपी सिंथेज है, एटीपी सिंथेज के अंदर एटीपी का सिंथेसिस किस मेथड से होता है या किस मैकेनिज्म से होता है वो अपन देखते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये जो हेड वाला पोर्शन है और ये वाला स्टाक है इसका, ये मेम्ब्रेन के अंदर धंसा हुआ रहता है इस प्रकार से। मैंने आपको पहले ही बताया था कि इसमें से जो रोटेशन होता है सबसे पहले वो किस में होता है? जो मोटर है, सी पार्टिकल है, इसमें सबसे पहले क्या होता है? रोटेशन होता है। रोटेशन किसके कारण से होता है? जैसे ही प्रोटॉन यहाँ से गुजरते हैं, प्रोटॉन का मोटिव फोर्स होता है, ये प्रोटॉन जैसे ही यहाँ से गुजरेंगे तो इसकी कन्फर्मेशन में क्या करते हैं? ये चेंज करते हैं। इनकी कन्फर्मेशन में चेंज होते ही सबसे पहले रोटेशन होगा किसके अंदर? C12 में 120 डिग्री का इसमें क्या होता है? रोटेशन होता है। कंप्लीट 180 का नहीं होता है, 120 के आसपास इसका रोटेशन होता है। रोटेशन होते ही यहाँ पे जो गामा सब यूनिट है इसमें भी क्या होता है? रोटेशन होगा। अगर इसमें रोटेशन होगा तो अपन ये कह सकते हैं इसमें भी रोटेशन होगा। जैसे किसी भी पंखे की मोटर में रोटेशन होगा तो उसकी जो पाइप है उसमें भी रोटेशन होगा, और आगे जो फैन लगा है उसमें भी क्या होगा? रोटेशन होगा। तो जैसे ये रोटेट करेगा तो इसमें 3 प्रकार की साइटें देखने को मिलती है। इसमें कौन सी साइट एक्टिव होती है? सबसे पहले देखा जाए तो इनकी जो सब यूनिट होती है, इनकी सब यूनिट एक्टिव सब यूनिट होती है, वो होती है बीटा सब यूनिट। एक्टिव सब यूनिट, ये क्या होती है? एक्टिव सब यूनिट होती है बीटा सब यूनिट। अल्फा सब यूनिट है वो इसकी एसेसरी सब यूनिट होती है। तो इसको समझने के लिए इसकी जो मैकेनिज्म है, इस मैकेनिज्म का नाम है फ्लिप फ्लॉप मैकेनिज्म। तो इस मैकेनिज्म को जो नाम है वो किसने दिया है? पॉल या फिर पाल बॉयर। पाल बॉयर ने 1960 के अंदर डेवलप बाइंडिंग चेंजेज
चेंजेस या फिर अपन कहें फ्लिप फ्लॉप मैकेनिज्म को दिया था या एक्सपोज किया था। इसके थ्रू इन्होंने बताया कि किस प्रकार से इनके अंदर रोटेशन होता है और किस प्रकार से एटीपी का सिंथेसिस होता है। तो अपन इसको समझने के लिए इन्होंने क्या किया, बीटा जो एक्टिव सब यूनिट है उसके अंदर 3 साइटें बताई, 3 स्टेट। इन्होंने क्या किया, 3 स्टेट बताई किसके अंदर, बीटा सब यूनिट के अंदर। पहली जिसे अपन क्या कह सकते हैं, एल साइट कहते हैं, एल स्टेट कहते हैं, या इसे अपन कह सकते हैं लूज स्टेट, लूज स्टेट साइट कहते हैं। सेकेंड साइट जो है उसे अपन कह सकते हैं यहाँ पर टी स्टेट, जिसे टाइट स्टेट कहते हैं। और थर्ड जो है वो ओ स्टेट कहते हैं, जिसे ओपन स्टेट भी कहते हैं, ओपन स्टेट कहते हैं। इस प्रकार से इन्होंने 3 साइटें बताई है कि तीनों साइटें जो है वो रोटेशन के ऊपर डिपेंड करता है। मतलब जैसे जैसे ये 120 डिग्री के ऊपर रोटेट होता है तो 1 बाय 1 तीनों स्टेट जो आती है, सबसे पहले कौन सी स्टेट आएगी, तो सबसे पहले स्टेट आएगी एल स्टेप, सबसे पहले ये स्टेज आएगी। फिर जैसे 120 के ऊपर वापस रोटेट होता है तो कौन सी स्टेट आएगी, टी स्टेट आती है। जैसे ही वापस से रोटेट होता है तो कौन सी आएगी, ओ स्टेट आएगी। ओ स्टेट के बाद में वापस रोटेट होगा तो कौन सी आ जाएगी, एल आ जाएगी। इसका मतलब यहाँ से अपन कहें तो सबसे पहले इनकी सीक्वेंस देखें रोटेशन की, सबसे पहले ओ है, ओ से रोटेट होगा तो किस पे आएगा, एल पे आएगा। ये जो साइटें हैं इन साइटों पे अपन बताएंगे कि किन के बारे में बातें कर रहे हैं कि क्या आएगा रोटेट होकर। तो अपन कह रहे हैं सबसे पहले जो बाइंडिंग साइट है ओ है, टी है, एल है, ये सभी क्या बाइंडिंग साइट है किसकी, एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट की, जहाँ पर एटीपी का सिंथेसिस होता है। सबसे पहले ओ स्टेट आएगी, ओ स्टेट के बाद में एल स्टेट, एल स्टेट के बाद में टी स्टेट और टी स्टेट के बाद में वापस से ओ स्टेट आती है। इस प्रकार से इनमें रोटेशन क्या होता है, चलता रहता है। ये तो रोटेशन का पाथवे है। एल स्टेट में अपन देखें सबसे पहले इस स्टेट पर एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट आकर क्या होते हैं, अटैच होते हैं, अटैच होते हैं। और बाइंड कैसे होते हैं, लूजली बाइंड होते हैं, लूजली बाइंड होते हैं। तो सबसे पहले बाइंड होते हैं एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट किस पे, एल स्टेट पर आकर बाइंड होते हैं, लूजली बाइंड होते हैं। जैसे ही ये रोटेट होता है तो ये कौन सी स्टेट पे चले जाएंगे, टाइट स्टेट पे चले जाएंगे, क्योंकि इसके अगली स्टेट कौन सी आएगी, टी स्टेट आएगी। टी स्टेट पे आते ही ये क्या टाइट बाइंडिंग स्टेप है, मतलब एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट का क्या होगा, टाइट बाइंडिंग होगी। टाइट बाइंडिंग होगी जिसके कारण से यहाँ पर किसका निर्माण होगा, एटीपी का निर्माण होगा। तो एटीपी का जो फॉर्मेशन है वो कहाँ पे होता है, टी स्टेट के ऊपर एटीपी का फॉर्मेशन होता है। क्योंकि जो एडीपी और इनऑर्गेनिक जो फॉस्फेट है इन दोनों के बीच में जो फॉस्फेट एनहाइड्रेट अपन कहें या फॉस्फो डाइएस्टर बॉन्ड कहें, उनका जो निर्माण है या फॉर्मेशन है वो कहाँ पे होता है, तो अपन कहें टी स्टेट के ऊपर होता है फॉस्फो एस्टर बॉन्ड का। यहाँ पर अपन ओ की बात करें, अब ओ की बात करें तो ओ के ऊपर क्या होगा कि जो टाइट बाइंड हुआ है एटीपी वो क्या होगा, रिलीज होगा। यहाँ से क्या होता है, एटीपी रिलीज होता है और इसी के साथ साथ एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट क्या करते हैं, एंटर करते हैं। सबसे पहले ये एंटर करते हैं, एंटर करते यहाँ पर लूजली बाइंड होते हैं, यहाँ पर एटीपी बनाते हैं और ओ पे आके क्या हो जाते हैं, रिलीज हो जाते हैं। इस प्रकार से इनका जो साइकिल है वो चलता रहता है। इसको अपन एक डायग्राम से देखते हैं। जैसे सबसे पहले अपन एक डायग्राम ड्रॉ किया है और ये डायग्राम किसका है, जो F1 पार्टिकल है उसका डायग्राम है। F1 पार्टिकल में जो एक्टिव साइट है वो कौन सी है,
बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3, ये बीटा सब यूनिट है। इसमें से अपन देखें कि सबसे पहले कौन सी साइट है, एल साइट है, जो मैंने आपको बताया भी था फर्स्ट ल्यूज साइट है। इसके ऊपर सबसे पहले आकर बाइंड होता है एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट आके बाइंड हुआ है। यहाँ पे जो टी साइट है इसके ऊपर क्या है, एटीपी प्रेजेंट है, क्योंकि यहाँ पर क्या बनता है, एटीपी का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे बीच में जो अपन पाइप दिखा रहे हैं वो क्या है, गामा सब यूनिट है। अब इसको अपन क्या करते हैं, रोटेट करते हैं 120 डिग्री के ऊपर, क्या करते हैं, रोटेट करते हैं। किसको, रोटेशन ऑफ गामा सब यूनिट। गामा सब यूनिट को अपन क्या करते हैं, रोटेट करते हैं। रोटेट करते ही इस प्रकार की स्ट्रक्चर देखने को मिलेगी। इस प्रकार की, इसमें से जो अपन यहाँ पर क्या थी, पहले टी जो थी यहाँ पे थी, अब टी कहाँ पे आ जाएगी, आगे की तरफ रोटेट होगी, तो टी तो यहाँ पे आ जाएगी और एक दूसरे को जस्ट अपन आगे की तरफ रोटेट करते जाएंगे। जैसे यहाँ पे टी थी तो ये तो आ गई टी, क्योंकि ये इधर रोटेट हुआ है, तो यहाँ रोटेट हुआ है तो यहाँ पे टी आ गई। यहाँ पर क्या था, एल था, तो यहाँ पर एल आ गया। यहाँ पर ओ था तो यहाँ पर ओ चला गया। तो जैसे जैसे 120 डिग्री के ऊपर अपन रोटेट करते हैं तो ये रोटेट हो जाते हैं। अब अपन देखते हैं कि टी जो यहाँ पे आई है, टी के ऊपर तो क्या है, एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, यहाँ पर बाइंड हो गया। यहाँ पे जो अपन देखें एल के ऊपर, तो यहाँ पर क्या आता है, नया एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट आकर बाइंड होता है। और यहाँ से क्या होता है, वैसे देखा जाए तो ओ साइड के ऊपर से क्या होता है, जो एटीपी जो यहाँ पे था ये किस पे आ गया, ओ यहाँ पे आ गया, और ये एटीपी क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। क्योंकि मैंने बताया भी था आपको कि जो एटीपी है वो कहाँ से रिलीज होता है, हमेशा ओ साइड से क्या होता है, रिलीज होता है। तो यहाँ पर अपन देखें सबसे पहले एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट यहाँ पर आके बाइंड हुआ, किस पे, एल पे, यहाँ पर बाइंड हुआ। अब ये दोनों इनके बीच में क्या होगी, टाइट बाइंडिंग होगी। किस लिए होगी, क्योंकि यहाँ पर अब क्या हुआ, रोटेट होने से यहाँ पर टी साइट आ गई और यहाँ पर एल आ गई, तो एल आते ही इसके ऊपर तो नया आएगा। मैंने आपको पहले बताया था, क्योंकि एल यहाँ था इसलिए यहाँ पर आया था एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। अब एल यहाँ पे है तो यहाँ पर एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट आता है। जैसे ही ओ के ऊपर एटीपी आता है तो ये एटीपी क्या होता है, यहाँ पर रिलीज होता है। आगे अपन देखते हैं, जैसे इसी का सेम डायग्राम अपन बनाएं, अगला रोटेशन कर कर, जैसे इस प्रकार से जैसे इसको अपन ड्रॉ करते हैं तो यहाँ पे तो अब आ जाएगा O, यहाँ पे आ जाएगा T और यहाँ पे आ जाएगा L। इस प्रकार से ये रोटेट हुआ है वापस से। या फिर अपन इसी की स्टेज दिखाएं एक बार, इसी की अपन अल्टरनेट स्टेज दिखाते हैं। जैसे यहाँ पर T है, यहाँ पे क्या है, O है, और यहाँ पर क्या है, L है। तो ये दिखा सकते हैं अपन स्टेज 2। ये क्या है, स्टेज 2 है। और स्टेज 2 होने के कारण से टी साइड के ऊपर अभी तो क्या था, यहाँ पर एडीपी था, ये तो बन गया एटीपी, क्योंकि टाइट बाइंडिंग साइट है तो यहाँ पर एटीपी बन गया। ये जो अभी लूजली बाइंड था ये यहाँ पर टाइटली बाइंड हो जाएगा, एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। और
ये जो साइट है, ये साइट क्या रहेगी, एम्प्टी रहेगी, क्योंकि यहाँ से जो एटीपी का सिंथेसिस हुआ था वो यहाँ से क्या हुआ, निकल गया है। इस प्रकार से इनमें रोटेशन होने के कारण से 3 प्रकार की स्ट्रक्चर देखने को मिलती है। आपको समझ में आया होगा, एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले एल साइट, ओ साइट और टी साइट। सबसे पहले आने वाला जो एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है वो किस साइट पे आता है, वो एल साइट पे आकर बाइंड होता है। यहाँ पर बाइंड हो गया। अब जो है यहाँ पर अपन देखें, टी साइट है, टी साइट के ऊपर क्या होता है, एटीपी बनता है। तो यहाँ पर पहले से एटीपी बना हुआ दिखाया अपन ने। जैसे इसको रोटेट करोगी तो टी तो इसकी जगह आ जाएगा, एल ओ की जगह आ जाएगा, ओ टी की जगह आ जाएगा। मतलब जस्ट रोटेट होने से कारण से इस प्रकार से रोटेट करोगे तो आपको समझ में आएगा। तो यहाँ से अपन ने रोटेट किया तो टी तो यहाँ गया, एल आगे खिसक गया और ओ यहाँ पे आगे खिसकता है। तो इस प्रकार से जो टी है यहाँ पर क्या हुआ, एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट का क्या हुआ, बाइंडिंग हो रही है टाइट। यहाँ पे एल साइट बन गई, एल साइट फ्री हो गई, एल साइट फ्री हो गई तो यहाँ पर क्या होगा, एक अदर एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट आकर बाइंड होता है। और जो ओ साइट है यहाँ पर, जो एटीपी जो था अभी यहाँ पर बना था टी साइट पर, ये क्या हो गया, रिलीज हो गया। इसी साइट को अपन देखें कुछ टाइम बाद तो यहाँ पर ये जो है एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ये तो बन जाएगा एटीपी, और यहाँ पे जो बाइंड हुआ था ये भी अभी टाइटली जुड़ने लगते हैं। और यहाँ से ये साइट ओ साइट वो खाली रहती है क्योंकि यहाँ से एटीपी जो है वो निकल चुका होता है। इस प्रकार से अपन समझ सकते हैं कि एटीपी का जो सिंथेसिस है वो किस प्रकार से होता है। ये जो थ्योरी है वो किसने दी थी, पॉल बॉयर ने 1960 के अंदर ये थ्योरी दी गई थी, जिसमें इसके कन्फर्मेशन चेंज किस प्रकार से होता है। और ये जो कन्फर्मेशन चेंजेस होते हैं, ये सभी कन्फर्मेशन चेंजेस किसके बेसिस पे होते हैं, ये हमेशा होते हैं जो प्रोटॉन का मोटिव फोर्स है उसके निकलने के कारण से या प्रोटॉन के निकलने के कारण से रोटेशन देखने को मिलता है। और रोटेशन कहाँ से होता है, मोटर प्रोटीन के अंदर रोटेशन होता है। और मोटर प्रोटीन कौन सी है, यहाँ पर सी प्रोटीन जो है वो मोटर है। और रोटेटरी कौन सी है, तो रोटेटरी कहेंगे तो अपन गामा, क्योंकि सबसे पहले सी रोटेट होगा, सी रोटेट होगा तो क्या होगा, गामा रोटेट होगा, और गामा रोटेट होगा तो क्या होगा, बीटा और अल्फा सब यूनिट है वो भी ऊपर की तरफ से रोटेट होती है। इस प्रकार से ये जो था वो अपना एंजाइम था एटीपी सिंथेज। सभी फ्रेंड्स से उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो आप एक वीडियो को 2 बार ज़रूर देखिए या इसको पॉज लगा के ज़रूर देखिए। किसी भी प्रकार के डाउट होते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।